आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग होनी है। 8 बजे से सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी और लाइव कवरेज जहां जहां से मुमकिन हो पाएगा, जिस जिस विधानसभा में हम लोग पहुंच पाएंगे वहां वहां से आपको दिखाएंगे। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे हाथ में ये कुछ आज छत्तीसगढ़ के जो अखबार हैं वो आए हैं। इन अखबारों की भी चर्चा करेंगे और इन अखबारों में सबसे बड़ा जो है वो आज मोदी जी का फोटो जो है वो आप देख रहे हैं। मोदी जी का फोटो लगा है सारे अखबारों के अंदर, पहले पन्ने के ऊपर यही खबर है। लेकिन इससे बड़ी एक खबर और है जिसको लेकर के चर्चा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र तोमर दोनों का फोटो है और नरेंद्र मोदी वो लगातार जब भी छत्तीसगढ़ आते रहे इस दौरान, पिछले 5-6 दिनों से जब भी उनका दौरा हुआ, तो उन्होंने महादेव ऐप का जिक्र करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ रुपए का आरोप लगाया, उसके लेन देन का आरोप लगाया और उसको लेकर के ईडी की और एजेंसियों की अलग अलग जो जांच चल रही है। महादेव एक सट्टा ऐप, उसके जरिए सारा जो है ये फर्जीवाड़ा हुआ या ये रिश्वत दी गई, इस तरह के जो आरोप है बीजेपी के आरोप हैं। और सभी बीजेपी के नेता, जितने भी बीजेपी के नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे स्मृति ईरानी हों, जितने भी बीजेपी के नेता आ रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप फोटो देखिए, जो फोटो आपको दिख रही है नरेंद्र तोमर की, उनके बेटे की तथाकथित वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो के अंदर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की बात हो रही है और इस वीडियो को लेकर के सन्नाटा है। इस वीडियो को लेकर के बीजेपी दो टूक कहती है कि वीडियो फर्जी है। एक तरफ जो है वो महादेव ऐप के जरिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर 508 करोड़ रुपए उसके लेन देन का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जब उन्हीं के बेटे की एक तथाकथित वीडियो ऑडियो दोनों वायरल हो रही हैं, तो उनको लेकर के नरेंद्र तोमर, जो कि नरेंद्र मोदी साहब के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर की 100 करोड़ से ज्यादा की, इसके अंदर जो बातचीत हो रही है उसमें 100 करोड़ रुपए की एक लेन देन का जिक्र है, 18 करोड़ रुपए का एक जिक्र है, 21 करोड़ रुपए का एक जिक्र है और बताया ये जा रहा है कि कहीं से कोई व्यक्ति जो है बात कर रहा है। नरेंद्र तोमर के बेटे जो है वो दूसरी तरफ फोन लाइन के ऊपर है, वीडियो कॉल भी है और ऑडियो कॉल भी है और दोनों के अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि पैसा किस तरफ से कहां से आएगा, बैंक में डाल दिया जाएगा और बैंक से फिर वो पैसा जो है वो कैसे ट्रांसफर करके निकलवाया जाएगा। ये सारी बातें हो रही है। सोचिए, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, ये कहावत किसके लिए कही गई है? आप अगर दूसरे पर आरोप लगाते हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री पद को या प्रधानमंत्री को, बीजेपी के लिए कहा जाना चाहिए कि बीजेपी जब दूसरे पर आरोप लगाती है तो प्रधानमंत्री से भी वही आरोप लगवाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टी के ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री के बेटे पर ही अगर आरोप लगे तो एक लाइन में सिरे से कह करके खारिज कर दिया जाता है कि साहब ये फर्जी है। क्या कहेंगे इसको? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए एनबीटी की खबर है। एनबीटी की खबर में लिखा है कि चुनाव के बीच में 100 करोड़ के लेन देन का वीडियो चैट वायरल, केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का बयान सामने आया और अब कांग्रेस जो है इसको लेकर के कह रही है, कांग्रेस ने इसको लेकर के कहा है, देवेंद्र सिंह तोमर के वायरल वीडियो के मामले में हमारी मांग है कि चुनाव आयोग इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई करे। इस मामले की जांच होने तक नरेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त किया जाए। काले धन की इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो और ईडी जांच करे। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस मामले में अपनी चुप्पी को तोड़ने का काम करें। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे की गिरफ्तारी हो और मामले की जांच की जाए।
ये जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, स्मृति ईरानी जब आई हैं कल, जब वो भूपेश बघेल की सरकार पर हमला बोल रही थी छत्तीसगढ़ में, तो वो क्या कह रही हैं सुनिए। बीजेपी ने ट्वीट किया है, वीडियो आपको दिखाता हूं। होटल में 5 करोड़ 30 लाख पकड़ा गया, जिसके पास से पकड़ा गया उसने भूपेश बघेल का नाम लिया था। और इसके बाद में स्मृति ईरानी बहुत अलग अलग अंदाज में, चूंकि वो टीवी में भी काम की हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि उनको वहां से अनुभव हो, तो अलग अलग अंदाज में वो बता रही है कि भूपेश बघेल शर्मा गए, भूपेश बघेल जो है वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। किस तरह के आरोप भूपेश बघेल की सरकार पर लगाए हैं, सुनिए जरा। होटल में किसी का 5 करोड़ 30 लाख पकड़ा गया। जब धरा गया तो पूछा गया कि पैसा किसके लिए था, तो व्यक्ति ने कहा बघेल जी मंगाए थे चुनाव लड़ने के लिए। मतलब कोंडागांव की जनता को मालूम है। तो बघेल साहब से मीडिया के मित्र हैं, उन्होंने पूछा बघेल साहब आरोपों पर आपका क्या कहना है। बघेल साहब मुस्कुराए, थोड़ा सा शर्माए और कहने 500 करोड़ रुपए की बात तो गलत कही है। अरे बघेल जी, दस्तावेज में 450 करोड़ रुपया बरामद हुआ, वो भी लिखा था, क्या वो सही है? 65 करोड़ रुपया बरामद हुआ घूस का, वो भी लिखा था, क्या वो सही है? मैंने पहली बार जीवन में देखा कि कांग्रेस का नेता कहता है 450 करोड़ की घूस ठीक है, 65 करोड़ की घूस ठीक है, 500 करोड़ का भी हिसाब नहीं मिला, वो ठीक नहीं है। 30% काका तुम्हारा काम पक्का हो रहा है ना। एक तरफ स्मृति ईरानी ये आरोप भूपेश बघेल की सरकार पर लगाती है, लेकिन उन्हीं की सरकार, उन्हीं के पार्टी के नेता मंत्री उनके बेटे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है। सुप्रिया श्रीनेत इस मामले को लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और क्या कुछ कहा सुनिए। अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है, वो सबके सामने है। मनगढ़ंत आरोप लगा लगाकर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में, और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है, तो आज सवाल यह है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। क्योंकि एक बात साफ है, ये वीडियो और इसकी बात सुनकर लगता है कि ये काले धन पर चर्चा हो रही है, ये अनअकाउंटेड वेल्थ पर चर्चा हो रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स पे चर्चा हो रही है, पार्सल फलाने से आ रहा है, फलाना इतना देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें हो रही है। तो भाई काला धन पे जो प्रहार करने का बड़ा डंका बजाते हैं, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स को सांप क्यों सूंघ गया? इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा में सुई पटक सन्नाटा क्यों है? कब ईडी के टिकट कटाए जाएंगे कि वो भोपाल या ग्वालियर पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछताछ करें? क्योंकि एक बात और भी साफ है, और ये भी बिल्कुल साफ बात है कि एक लड़का अकेले अपने दम पर सैकड़ों करोड़ों का ये पूरा गोरख धंधा नहीं कर सकता है। और मुझे कोई भी गुर्रेज नहीं है ये कहने में, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है कहने में कि इसमें बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं। आखिर कौन कौन शामिल है इसमें? क्या ये सारी कवायद बिना शिवराज सिंह चौहान जी के शामिल हुए हो सकती थी? क्या इसमें केंद्रीय मंत्रियों की साठगांठ नहीं है? और क्यों चुप है भाजपा? क्यों चुप है प्रधानमंत्री? क्यों चुप है मुख्यमंत्री? क्यों चुप है अमित शाह जी? क्या वित्त मंत्रालय को यह पता भी नहीं है कि ऐसी बातें हुई है? और अब जब वीडियो आ गया तो उसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? और ज्ञात रहे, नरेंद्र सिंह तोमर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है।
संभवतः नंबर 5 की वरीयता पर है मोदी सरकार में। ये वही मंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई और ये और इनके साथी मिलकर किसानों को गुंडा, मवाली, नक्सली और राम जाने क्या क्या बुलाते रहे। ये वही व्यक्ति है। तो आज पूछा जाना है कि ये घूस कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या प्रलोभन था, इसके चलते कौन सी नीति का निर्माण हुआ, इसके चलते किसका भला हुआ, किसको बैकडोर से एंट्री मिली। आज ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। किसी अप्रैल की बात हो रही है, वो 2023 अप्रैल है, वो 2022 अप्रैल है, वो उसके पहले का अप्रैल है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम नवंबर 2023 में चुनाव के पहले बात कर रहे हैं और भाजपा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। सुप्रिया सनेत यहां पर बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब जब मोदी जी घबराते हैं तब तब ईडी को याद करते हैं। ईडी ने चुनाव के समय राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ में जो हंगामा किया वो सबके सामने है। जब देवेंद्र सिंह तोमर का वीडियो प्रूफ मौजूद है तो ईडी, सीबीआई, आईटी नरेंद्र तोमर के घर कब आएगी? जब आज मोदी जी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान क्यों चुप है, ये उन्होंने कहा है। अब इसी को लेकर के दिल्ली के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्योंकि बड़ा मामला है। भूपेश बघेल की सरकार के बचाव में अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, क्या कहा सुनिए। भूपेश बघेल जी ने 24 अगस्त को महादेव ऐप का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, तब भी मोदी सरकार ने ऐप को बैन नहीं किया। अब चुनाव के एक हफ्ता पहले ईडी ने सीएम पर आरोप लगाए हैं। हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग रखी, हमें आयोग ने आज बुलाया भी था, लेकिन हमें पता चला कि आयोग व्यस्त है। हमें 8 या 9 नवंबर को बुलाएंगे, यानी आज 7 तारीख को वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में चुनाव आयोग बुलाएगा। हम चुनाव में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में कदम उठाने का औचित्य है और चुनाव के प्रथम चरण से पहले का है। तो ये जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इस तरह के जो मामले होते हैं उनको बड़ी बारीकी से समझाते हैं। सुनिए जरा। 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं। यहीं की थी, इसी मंच से की थी और आपको पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज़्यादा की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया और किसी रूप से जो आज कह रहे हैं वो तब से अभी तक भी नहीं कहा, यानी अगस्त के बाद भी नहीं कहा। उसके एक हफ्ते बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बैन की मांग भी की थी 30 अगस्त को। 24 अगस्त को प्रेस वार्ता थी, 30 अगस्त को बैन की मांग की और रायपुर में की थी। 3 नवंबर को चुनाव के एक हफ्ते पहले, जैसा कि हर चुनाव में आप देखते हैं होता जा रहा है, साझेदारी के पार्टनर ईडी ने ये आरोप लगाए और मुख्यमंत्री का नाम लिया। 4 तारीख को हमने प्रेस वार्ता की। अब 4 तारीख को ही हमने माननीय चुनाव आयोग से मांग की, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन उसको जरा विस्तार से मैं आपको बता दूं। बाकी सब चीज़ों के अलावा, राजनीतिक पक्ष, कानूनी पक्ष के अलावा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जो पूरी तरह से संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। वो है जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, एक समतल जमीन जिसके बिना चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते तो गणतंत्र और लोकतंत्र को खतरा होता है और इसलिए चुनाव की वो हर प्रक्रिया जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कम करती है, उसको मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के निर्णय से 1975 से आज तक लगभग 50 साल होने वाले हैं। ये एक मूल सिद्धांत है कानून का। यानी आप अगर कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे जमीन समतल न रहे, अनइवन हो, वन साइडेड हो, लॉपसाइडेड हो,
तो वो सीधा इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। आप जानते हैं कि संविधान से भी ज्यादा व्यापक चीज है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी विशेष और विचित्र डॉक्ट्रिन है जो कहती है एक वाक्य में कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है। तो हम इसलिए आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को, जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की, दिन प्रतिदिन आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है ईडी का। साझेदारी का इससे अच्छा कोई प्रतिबिंब और प्रमाण नहीं होगा। और हर प्रकार के आरोप आते हैं और ये सब चीजें एक हफ्ते और 4 दिन पहले हो रही हैं। तो हम इसलिए हमने मांग की 4 तारीख को विस्तार से चुनाव आयोग से कि आप हमें सुनिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए और तुरंत इसमें हस्तक्षेप करिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 तारीख को हमें लिखित कंफर्मेशन आ गया है कि चुनाव आयोग हमको आज यानी सोमवार को मिलेगी 4:30 बजे। और हमारे मित्र सब हमारे साथ जाने वाले थे, आपके साथ बैठे हैं यहाँ पर, सब तैयारी थी। और फिर एक कैंसिलेशन की चिट्ठी आई कि साहब हम व्यस्त हैं, और व्यस्तता ऐसी है कि हम आपको 8 या 9 को बुलाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं अभी के लिए आपके पास, और कई मुद्दे हैं, वो है समतल जमीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का। तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे। हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे और निर्णित करेंगे कब? 17 तारीख को। और क्या 2 चरण के चुनाव में एक प्रदेश में 1 चरण खत्म हो जाए वो कोई महत्व नहीं रखता? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत इसका अगर कोई औचित्य है और कोई इसका रेलेवेंस है, संदर्भ है, तो वो सिर्फ अभी 7 तारीख के पहले है। छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश तक अपनी अपनी राजनीति और अपने अपने आरोप। अब जनता किस पर कितना यकीन कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में 90 में से 20 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, और इन 20 सीटों में क्या कुछ होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ये सीटें आती हैं, इसीलिए इन सीटों के ऊपर जो है वो पहले चरण का मतदान होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश 230 सीटें हैं, एक बार में ही चुनाव होगा, एक ही चरण में। राजस्थान में भी 200 सीटें हैं, एक ही चरण में मतदान हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होता है और ये पहले से होता रहा है। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, चूंकि हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हैं और लगातार घूम रहे हैं, फिर भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र बताए जाने के बावजूद कवर्धा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। इस तरह का जो माहौल है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं। कल रात देर रात तक हम लोग घूमते रहे, लोगों से बातचीत की, जो कुछ लोगों ने कहा वो आपको सुनाया भी। कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि 6 बजे बाजार बंद हो जा रहे हैं, इलाका सुनसान हो गया है। रात को 11-12 बजे तक भी लोग सड़कों पर लगातार घूमते रहे। बाजार आम और इलाकों की तरह से और क्षेत्रों की तरह से खुले रहे। आज 20 सीटों के ऊपर मतदान होना है, और मतदान से पहले आप ये देखिए सारे अखबारों में इसी तरह से मोदी जी का फोटो है। देख लीजिए। अब ये चुनाव आयोग, आचार संहिता, क्या कहेंगे इसको आप। एक तरफ वोटिंग हो रही है और वोटिंग से पहले बड़े बड़े जो है वो अखबारों के अंदर जो है वो फोटो लगे हुए हैं। और इन 20 सीटों की अगर बात करें तो इसमें करीब 5 सीटें बहुत खास हैं, बाकी और भी सीटें जो है वो खास सीटें हैं, लेकिन 5 सीटें ऐसी है जो बहुत अहम है। एक सीट वो है जिस पर अभी हमारी मौजूदगी है, और इसके अलावा राजनांदगांव, वहाँ से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उनकी सीट है, वो सीट भी बहुत खास है। राजनांदगांव में मोहम्मद अकबर हैं, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में मंत्री रहे, वो हैं। तो कुल मिलाकर के 20 अलग अलग सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में एक चीज़ बहुत अच्छी है, तकरीबन सीटों पर जो मतदान में अभी देख रहा था 2013 का, तकरीबन 80% के आसपास का, 80% के आसपास का मतदान हुआ है। और इस बार तो उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ और ज़्यादा मतदान हो।
बीजापुर की सीट है, उसमें जो है पिछली बार कम मतदान हुआ, करीब 48% मतदान हुआ। बाकी कवर्धा जहाँ पर हम लोग हैं अभी, यहाँ पर पिछली बार 82% मतदान हुआ। फिर राजनांदगांव में भी 78% मतदान हुआ, तो ये मतदान अच्छा मतदान माना जाएगा। खोजी में भी 84% का मतदान हुआ। दंतेवाड़ा जो कि खास तौर पर माना जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर भी 60% मतदान हुआ। तो ये कुछ एक सीटें हैं जो खास हैं। बस्तर के अंदर भी 83% मतदान हुआ। बस्तर माना जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने नक्सली घटनाओं में 52% की कमी दर्ज करवाई है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। अब चुनाव का समय है और वोटिंग का समय है। लोग किसको किस तरह से देख रहे हैं, किसकी राजनीति में कितना दम देख रहे हैं, किसके आरोपों में कितना दम देख रहे हैं, ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अब सुबह 8 बजे से यहाँ पर जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम को 5 बजे तक चलेगी। 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर केवल 7 बजे तक वोटिंग होगी। 7 बजे के बाद, माफ़ कीजिए, 3 बजे तक वोटिंग होगी दोपहर में, उसके बाद वोटिंग नहीं होगी। तो बहरहाल जो भी यहाँ पर चुनाव के रंग होंगे, लोग क्या कह रहे हैं वोटिंग के लिए, जो लोग जा रहे हैं या वोट देकर के जो लोग आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसलिए आज कोशिश करेंगे ज़्यादा आप तक वीडियो पहुँचा पाएँ। आप बार बार चैनल को आकर के ज़रूर देखते रहिए कि वीडियो लगी है या नहीं लगी है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।